हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर क्वेश्चन सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने जीएफआर के ऊपर मोर देन 30 वीडियोज बनाए हैं। अगर आप उन वीडियोज को जाकर नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज को जाकर आप ज़रूर देखें, जिससे कि जो हमारा क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसको आप आसानी से समझ सके और सॉल्व कर सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वेन इज द लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी रिजोर्टेड टू, यानी जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है उसका यूज कब कर सकते हैं। तो उसका यूज अप टू ₹50 लाख तक के प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स के लिए करेंगे, या अप टू ₹30 लाख तक के प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स के लिए करेंगे, या अप टू ₹25 लाख तक के प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स के लिए करेंगे, या अप टू ₹100 लाख तक के प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स के लिए करेंगे। क्या आंसर होगा? तो हमारा आंसर होगा ए, अप टू ₹50 लाख तक के प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स के लिए हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी का यूज करते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, पहले ये जो जो लिमिट था वो 25 लाख था, जो अभी बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ सप्लायर फर्म्स इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, यानी कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी होगा उसमें मिनिमम सप्लायर कितना होगा। ठीक है, क्या मोर देन 4 होगा, या मोर देन 3 होगा, या मोर देन 2 होगा, या मोर देन 1 होगा। तो जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में जो सप्लायर का नंबर होता है वो मोर देन 3 होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी, मोर देन 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइम शुड बी अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, यानी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में कितना टाइम देना होता है। 3 वीक्स देना होता है, 4 वीक्स देना होता है, 5 वीक्स देना होता है, या सफिशियंट टाइम देना होता है। तो जीएफआर में लिखा हुआ है सफिशियंट टाइम। जो 3 वीक्स का टाइम दिया हुआ है वो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में दिया हुआ है डोमेस्टिक के केस में, और जो है ग्लोबल टेंडर के केस में 4 वीक्स है। तो ये किसके लिए है? एडवर्टाइज, ये दोनों एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के लिए है, लेकिन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में जीएफआर में सफिशियंट टाइम का मेंशन है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कॉपीज ऑफ द बिडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी शुड बी सेंड टू द रजिस्टर्ड सप्लायर भाया, यानी जो बिडिंग डॉक्यूमेंट है वो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में जो रजिस्टर्ड सप्लायर होता है उसको कैसे भेजते हैं। तो स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं, कुरियर के थ्रू भी भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में जो बिडिंग डॉक्यूमेंट होता है और उसको रजिस्टर्ड सप्लायर को कैसे भेजेंगे, तो जितना भी दिया हुआ है सबके थ्रू भेज सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ई। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच सर्कमस्टांसेज परचेज थ्रू लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी मे बी एडोप्टेड फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ मोर देन ₹50 लाख। जैसे मोर देन ₹50 लाख के लिए एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी का यूज किया जाता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेज है जिसमें मोर देन ₹50 लाख के लिए लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी का यूज किया जा सकता है। तो कौन कौन सा सर्कमस्टांसेज है उसको देख सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर्टिफाइज दैट डिमांड इज अर्जेंट and any additional expenditure involved by not procuring through ATE advertised tender inquiry is justified in view of urgency। बोल रहा है कि ऐसा अर्जेंसी आ गया है कि उस केस में जो है एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी से अगर हम प्रोक्यूरमेंट करते हैं तो उसमें तो काफ़ी टाइम लगता है, जबकि जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है उसमें तो नॉन सप्लायर होता है, पता है किससे लेना है। तो यही बोल रहा है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ये सर्टिफाई कर दे कि जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हो रहा है वो अर्जेंसी के केस में सर्टिफाइड है।
तो ये जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये सही है। देयर आर सफिशियंट रीजन्स इंडिकेटिंग that it will not be in public interest to procure the goods through advertised and inquiry। जैसे नेशनल सिक्योरिटी के केस में भी जो है कुछ ऐसे प्रोक्यूरमेंट होते हैं जिसको हम एडवर्टाइज एंड इंक्वायरी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिटेड एंड इंक्वायरी का यूज करना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है कि अगर सफिशियंट रीजन है, ठीक है, क्या है, सफिशियंट रीजन है, तो सफिशियंट रीजन के केस में 50 लाख से ऊपर रहेगा तो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, पहला क्या था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर्टिफाई कर देगा कि जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है वो अर्जेंसी के केस में जस्टिफाइड है। दूसरा हमारा है कि इसमें सफिशियंट रीजन जो है ना वो मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है एडवर्टाइज एंड इंक्वायरी से प्रोक्यूरमेंट करना। इसमें है द सोर्स ऑफ सप्लाई आर डेफिनेटली नोन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेश सोर्सेज इज रिमोट। ये बोल रहा है 3 कंडीशन है, ये तीनों सही है हमारा, ये तीनों जो है सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही सर्कमस्टांसेज में हम लिमिटेड एंड इंक्वायरी का यूज कर सकते हैं 50 लाख से ऊपर के केस में। अगला क्वेश्चन है व्हेन टू बिड सिस्टम रिजोर्टेड टू, यानी टू बिड सिस्टम का यूज कब कर सकते हैं, तो फॉर परचेजिंग हाई वैल्यू प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल नेचर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये यही हो जाएगा, ये इसी केस में जो है हम किसका करते हैं, टू बिट सिस्टम का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ बिड सबमिटेड इन टू बिड सिस्टम। बोल रहा है कि व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ बिड सबमिटेड इन टू बिड सिस्टम। क्या कौन कौन सा बिड होगा, टेक्निकल बिड कंसिस्टिंग ऑफ ऑल टेक्निकल डिटेल्स along with commercial terms and conditions, financial bid indicating item wise price for the items mentioned in the technical bid, quality bid and price bid। तो बोल रहा है कि टू बिड सिस्टम में कौन सा टू टाइप्स ऑफ बिड है, तो यही ये टेक्निकल बिड होता है और फाइनेंशियल बिड होता है, ये नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। टू बिड सिस्टम में टेक्निकल बिड होता है और फाइनेंशियल बिड होता है। टेक्निकल बिड में टेक्निकल डिटेल्स मेंशन रहेगा, फाइनेंशियल बिड में आइटम वाइज प्राइस मेंशन रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बोल रहा है टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिड शुड बी सील्ड इन सेपरेट कवर देन प्लेस बोथ विद इन ए लार्ज सील्ड एंड सुपरस्क्राइब्ड आउटर इन्वेलप। बोल रहा है टू बिड सिस्टम के रिगार्डिंग है, किसके रिगार्डिंग है, टू बिड सिस्टम के रिगार्डिंग है। ठीक है, टू बिड सिस्टम के रिगार्डिंग है। तो इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड को दोनों को क्या है 2 लिफाफे में डालकर एक बड़े लिफाफे में, ठीक है, बंद कर देते हैं। ठीक है, क्या ये सही है। दूसरा है फाइनेंशियल बिड आर टू बी ओपन एट फर्स्ट इंस्टेंस एंड इवेल्युएटेड बाय कॉम्पिटेंट कमिटी और अथॉरिटी। ये सही है क्या, तो नहीं। क्यों सही नहीं है, पहले टेक्निकल बिड ओपन होता है उसके बाद फाइनेंशियल बिड होता है। एट द सेकेंड स्टेज फाइनेंशियल बिड ऑफ ओनली दीज टेक्निकली एक्सेप्टेबल ऑफर शुड बी ओपन आफ्टर इंटीमेटिंग देम द डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग द फाइनेंशियल बिड फॉर फर्दर इवेल्युएशन। यानी इसमें जो 1 है और 3 है दोनों सही है। ठीक है, टू बिड सिस्टम में टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड दोनों को अलग अलग इन्वेलप में डाल के बड़े इन्वेलप में डाल देते हैं। और सबसे पहले क्या होता है, टेक्निकल बिड को ओपन करते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल बिड को ओपन करते हैं। तो हमारा 1 और 3 जो है क्या है, हमारा जो आंसर है द फाइनेंशियल, ये क्या नॉट करेक्ट है। क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, तो इसका मतलब केवल 2 होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन टू स्टेज बिडिंग कैन बी रिजोर्टेड टू।
अभी तो 2 बिड सिस्टम पढ़ रहे थे, अब है 2 स्टेज बिडिंग। यानी 2 स्टेज बिडिंग का यूज कब करते हैं? तो पहला हमारा स्टेटमेंट है, इट इज नॉट फिजिबल टू डिफाइन डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर प्रोक्यूरमेंट विदाउट ऑब्टेनिंग टेक्निकल इनपुट फ्रॉम द बीडर्स। बोल रहा है कि स्पेसिफिकेशन, जो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन है आइटम का, वो फॉर्मुलेट करना संभव नहीं है जब तक कि टेक्निकल इनपुट न मंगवा ले। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या, द कैरेक्टर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्यूरमेंट इज सब्जेक्ट टू रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज, मार्केट फ्लक्चुएशन और बोथ। बोल रहा है कि जो सामान हम खरीदने जा रहे हैं उसमें इतना तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज हो रहा है और मार्केट भी इतना तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहा है कि जो है अभी अपडेटेड क्या है वो पता नहीं चल रहा है। तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, 2 स्टेज बिडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा क्या है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सीक्स टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, स्टडी और डेवलपमेंट। जब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और स्टडी से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो, उस केस में भी 2 स्टेज बिडिंग का यूज होगा। द बीडर इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट डिटेल सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन एंड अंडरटेक ए कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ रिस्क, कॉस्ट एंड ऑब्लिगेशंस एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर प्रोक्यूरमेंट। इस केस में भी 2 स्टेज बिडिंग का प्रयोग करेंगे। तो 1 2 3 4 चारों सही है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन सिंगल टेंडर इंक्वायरी रिजोर्टेड टू, यानी सिंगल टेंडर इंक्वायरी का यूज कब करते हैं? इट इज इन द नॉलेज ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट दैट ओनली ए पर्टिकुलर फर्म इज मैन्युफैक्चरर ऑफ द रिक्वायर्ड गुड्स। जैसे हमें जो सामान खरीदना है वो केवल एक ही मैन्युफैक्चरर जो है बना रहा है, तो उस केस में हम सिंगल टेंडर इंक्वायरी का यूज कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। इन ए केस ऑफ इमरजेंसी the required goods are necessarily to be purchased from a particular source and reason for such decision is to be recorded and approval of the competent authorities obtained। ये भी सही है। बोल रहा है कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो है हम किसी खास जो है कंपनी से, फर्म से क्या कर सकते हैं, सिंगल टेंडर इंक्वायरी के थ्रू परचेज कर सकते हैं। थर्ड नंबर है, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी or spare parts to be compatible to the existing sets of equipment, the required item is to be purchased only from a selected firm। बोल रहा है कि स्पेयर पार्ट्स जो है ना किसी मशीन वगैरह में लगना है जो कोई एक ही कंपनी बना रही है, तो उस केस में भी हम सिंगल टेंडर इंक्वायरी के थ्रू कर सकते हैं। तो ये जो हमारा तीनों जो है जो सर्कमस्टांसेज है, तीनों सर्कमस्टांसेज में हम सिंगल टेंडर इंक्वायरी का यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोक्यूरिंग द गुड्स फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। बोल रहा है कि प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट कहाँ क्या करना पड़ता है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड करना पड़ता है। किस केस में? तो जो ऊपर जो सिंगल टेंडर इंक्वायरी में 3 केस है, यही 1 2 3 तीनों केस है। तो इमरजेंसी वाला सिचुएशन को छोड़ करके बाकी 1 और 3 के केस में प्रोप्राइटरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि भाई एक ही, इसमें बोल रहे हैं एक ही मैन्युफैक्चरर है और इसमें बोल रहा है कि एक ही कंपनी है जो स्पेयर पार्ट्स बना रही है। दोनों के केस में प्रोप्राइटरी सर्टिफिकेट देना होगा। तो हमारा आंसर 1 और 3 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन रिजोर्टेड टू, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन कब प्रयोग करते हैं? तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज फिजिबल फॉर द प्रोक्यूरिंग एंटिटी टू फॉर्मुलेट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्यूरमेंट। बोल रहा है इट इज फिजिबल फॉर द प्रोक्यूरिंग एंटिटी टू फॉर्मुलेट ए डिटेल्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन का यूज वहाँ करेंगे जहाँ क्या कर हो सकता है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है जो सामान खरीद रहे हैं उसका बन सकता है। देयर इज ए कम्पिटिटिव मार्केट ऑफ बीडर्स एंटिसिपेटेड टू बी क्वालिफाइड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन सो डैट इफेक्टिव कंपटीशन इज एंश्योर्ड। यानी बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जो सामान हम खरीदने जा रहे हैं
उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना सप्लायर्स के पार्टिसिपेट करने की संभावना है, तो उस केस में भी इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, पहला भी सही था, दूसरा भी सही है। द क्राइटेरिया टू बी यूज बाय द प्रोक्यूरिंग एंटिटी इन डिटरमाइनिंग द सक्सेसफुल बीड आर क्वान्टिफिएबल एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, ये भी सही है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन के लिए तीनों जो है ना स्टेटमेंट सही है, तीनों सर्कमस्टांसेज में हम कर सकते हैं यूज। तो आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, डी, यानी 1 2 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्हाई इज बीड सिक्योरिटी रिक्वायर्ड फ्रॉम बीडर्स ड्यूरिंग द बीड वैलिडिटी पीरियड, यानी बीड वैलिडिटी पीरियड के दौरान बीड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। टू कवर शिपिंग कॉस्ट, टू प्रिवेंट बीडर्स फ्रॉम विड्रॉइंग और अल्टरिंग बीड्स, टू पे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, टू सिक्योर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा जाएगा बी। जो है हम अर्नेस्ट मनी इसीलिए लेते हैं कि जो है कोई कंपनी ऐसा ना हो कि लोएस्ट कोट करके और फरार हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, तो बीड सिक्योरिटी लेते हैं। अगर वो भाग जाएगा तो उसका बीड सिक्योरिटी क्या हो जाएगा, क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूजुअल परसेंटेज रेंज फॉर बीड सिक्योरिटी। बोल रहा है बीड सिक्योरिटी कितना परसेंट लेना पड़ेगा, तो आंसर है 2 से 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी प्रोक्यूर्ड, यानी 2 से 5% जो जितना भी गुड प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं उसका 2 से 5% बीड सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं, विच एंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट बीड सिक्योरिटी, यानी किसको एग्जेम्प्टेड है, तो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है, ये एग्जेम्प्टेड है। स्टार्टअप भी एग्जेम्प्टेड है जो डिपिट के द्वारा रिकॉग्नाइज है। लार्ज प्राइवेट कॉरपोरेशन एग्जेम्प्टेड है कि नहीं है, और अनरजिस्टर्ड सप्लाई एग्जेम्प्टेड है कि नहीं है। तो ये दोनों जो है गलत है, स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, यही दोनों एग्जेम्प्टेड है, एमएसएमई और स्टार्टअप। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बीड सिक्योरिटी में बी एक्सेप्टेड इन विच फॉर्म। तो इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में दे सकता है, अकाउंट पेई डिमांड ड्राफ्ट के रूप में दे सकता है, फिक्स डिपॉजिट रिसीट के रूप में दे सकता है, चाहे बैंकर्स चेक या बैंक गारंटी के रूप में दे सकता है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एफ, यानी इसमें से किसी भी फॉर्मेट में वो बीड सिक्योरिटी सबमिट कर सकता है। व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर वैलिडिटी ऑफ बीड सिक्योरिटी। बीड सिक्योरिटी का टाइमलाइन कितना होता है, 45 डेज बियॉन्ड द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड। जो बीड सिक्योरिटी का जो वैलिडिटी होता है वो 45 डेज बियॉन्ड द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड, यानी जो बीड वैलिडिटी पीरियड होगा उसके समाप्त होने के 45 डेज तक बीड सिक्योरिटी वैलिड रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट, अगला ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लाइन फॉर रिटर्निंग ऑफ बीड सिक्योरिटीज टू द अनसक्सेसफुल बीडर, यानी अनसक्सेसफुल बीडर को बीड सिक्योरिटी कब रिटर्न करेंगे, एट द अर्लीस्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फाइनल बीड वैलिडिटी एंड लेटेस्ट ऑन और बिफोर 30th डे आफ्टर द अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बोल रहा है कि बीड वैलिडिटी जो पीरियड है, ठीक है, उसके समाप्त होने के तुरंत बाद दे देना चाहिए, ठीक है, या जो है अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 30वें दिन या उससे पहले निश्चित रूप से दे देना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, हमारा जो ये वीडियो है ये यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।